देखिए, मैंने बताया आज का जो टॉपिक है कक्षा 8 चैप्टर 2 भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना कैसे हुआ। देखिएगा, भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना, इससे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियां भारत में आई। ये पहले वाला चैप्टर यही था ना, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन या यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। नीचे बैठ जाओ, उसको नहीं दिखाई दे रहा किसी। ठीक है, सबसे पहले परिचय देखो इसका। जब 18वीं शताब्दी में मुगल शक्ति क्षीण होने लगी, एक्चुअली बात में औरंगजेब की कर रहा था। औरंगजेब 1707 में मर गया। औरंगजेब को जानते हो नहीं? हाँ, दारा सिकोह को मार, अपने भाई को मार दिया था और अपने पिताजी को बंदी बना लिया था। और वही औरंगजेब बहुत ताकतवर था, लेकिन जब वो मर गया तो उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी है उतना ताकतवर नहीं हुए। जब उत्तराधिकारी ताकतवर नहीं हो गए, दूसरी शक्तियां मजबूत हो जाएंगी। औरंगजेब कुछ गलती किया था। औरंगजेब गलती किया कि जो मराठे थे और जो मेवाती थे, इन सबसे लगातार युद्ध में भिड़ा रहा, जिसके कारण मराठों के अंदर गतिरोध आ गया। मैंने शिवाजी के विषय में आपको बताया था, ठीक, किस प्रकार से शिवाजी ने युद्ध लड़ा वहां पर और अंग्रेज इससे औरंगजेब के साथ मतलब बदसलूकी की है। और वहां से शिवाजी चले गए मराठा में उनका से ये क्या करते हैं, राज्याभिषेक किया गया। बात समझ नहीं? और फिर इसके बाद वहां पर शिवाजी मर गए, मराठा ताकतवर हो गए। मराठे और मुगल बादशाह दोनों कमजोर कब हुए? जब 1761 में पानीपत की लड़ाई हुई। दो लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। एक नासिर, क्या नाम है उसका, अरे उसका नाम, जो 1739 में यहाँ पर भारत पर आक्रमण किया था, नासिरुद्दीन 1739 में भारत में आक्रमण किया और उसने तख्ते ताउस को लूट लिया। बात सुनी नहीं? तख्ते ताउस जो शाहजहां जो बनवाया था, अरे मयूर सिंहासन भूल गए, जो सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था, पूरा लूट ले गया। 1761 में अहमद शाह अब्दाली आक्रमण किया। क्यों किया था मालूम है? अहमद शाह अब्दाली आक्रमण इसलिए किया, इंडिया में जब ऊपर तरफ बढ़ोगे कश्मीर साइड में, कश्मीर के जस्ट नीचे आओगे तो उधर पड़ेगा पंजाब। पंजाब पर शासन था अहमद शाह अब्दाली का। ध्यान से समझो बात को। अहमद शाह अब्दाली का शासन था और उस पर मराठे आक्रमण किए और उसको जीत लिए। बात सुनी नहीं? जब अहमद शाह अब्दाली के क्षेत्र को मराठे जीत लिए तो अहमद शाह अब्दाली को यह बात बुरी लगी। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक था। बात सुनी नहीं? जिसके कारण क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण कर दिया मराठों के ऊपर और इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि सारे मराठों को सब्जी की तरह काट दिए, समझे, और पूरा तरह गाज लगा दिए, बड़ा बुरी तरह मारे थे। इस तरह मराठे खत्म, मुगल बादशाह कमजोर। उसका फायदा किसको मिलेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारी कंपनियां आई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल की कंपनी और डच की कंपनी, ठीक है, इंग्लैंड की कंपनी, ये सब स्टेटमेंट लिखवाया है आप लोगों को, इससे पहले लेक्चर में है। बात समझी नहीं? तो वो शक्तियां क्या होंगी? मजबूत होंगी। वही से मैंने यहाँ पर लिखवाया है। 18वीं सदी में जब मुगल शक्तियां क्षीण हो गई तो क्षेत्रीय और राज्य के जो अन्य राज्य महाराजे थे वो मजबूत होना शुरू करेंगे। देखिए, क्षेत्रीय और प्रांतीय राज्य महाराजे स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, जिसमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा प्रमुख था। इसी समय फ्रांस तथा इंग्लैंड के मध्य मुनाफा को लेकर के तनातनी चल रही थी। देखो, फ्रांस कहाँ है और इंग्लैंड कहाँ, उसको देख लीजिए, वो कहाँ गए, मिटाने का नहीं, चलिए इसका चलाते हैं। देखिए, फ्रांस ये पूरी दुनिया अगर मैं बना लूं, ठीक है, पूरा दुनिया हमारे कोर्ट पर है। ये है इक्वेटर, यहाँ देखो, ये इंग्लैंड है और ये यूरोप है, यूरोप में ही फ्रांस है, ठीक है, और नीचे पुर्तगाल है, यहाँ पर स्पेन है, पुर्तगाल है, ठीक है, नीचे इटली है। ये तो सारी कंट्रीज यहाँ पर है यूरोप के, ठीक। इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, इसको बनाएंगे तो काफी बड़ा है, हमको कई देश को लेना पड़ेगा फिर।
आप लोग घूम घूम कर देखेंगे कौन कहाँ है, ठीक है। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में क्या हुआ, तनातनी चल रही थी, क्योंकि इंग्लैंड चाहता था हमारा उपनिवेश बने भारत, और फ्रांस चाहता था हमारा उपनिवेश बने। इस बात से बड़ी समस्या थी। देश हमारा, सोचो, देश हमारा, हमारे लोग यहाँ हैं, और लड़ रहे हैं कौन, फ्रांस और इंग्लैंड, हमारे देश में आके लड़ रहे हैं। अब जैसे कोई आदमी मतवार में आए, यहाँ पर जौनपुर से आए, यहाँ पर लड़ना शुरू करी, खेत हमारा खेत हमारा, और जेकर खेत बेचारा बैठ के दिखा था यही हाल थी। लड़ रहा है दूसरा कोई, खेत है दूसरे का, मतलब देश है दूसरे का, लड़ रहा है कोई और। यहाँ पर वही बात है, फ्रांस और इंग्लैंड में अपने व्यापार को लेकर के तनी तना चल रहा था। अब समस्या ये है कि कौन किधर जाएगा। फ्रांस और इंग्लैंड क्या करेंगे, भारतीय राजाओं को मिलाना शुरू करेंगे, भारतीय राजाओं को मिला करके अपने राज्य की स्थापना करेंगे, फिर वही भारतीय राजाओं को छेन छोड़ा कर देंगे। हाँ, छेन छोड़ा कर देंगे। देखो, इंग्लैंड ने भारत को अपना उपनिवेश क्यों बनाया, ये समझो। क्या क्या कारण हो सकता है उपनिवेश बनाने का। पहला कारण ये है कि भारत, देखो, इंग्लैंड ने औद्योगिक राज्य के दौरान कारखाने लगाए, जिसके लिए उसको कच्चे माल की आवश्यकता थी, और भारत में कच्चे माल अच्छे खासे थे। कच्चे माल मतलब सुन रहे हो, अभी बताते हैं। कच्चे माल की आवश्यकता थी। देखो, हम बताओ कच्चा माल क्या होता है। जैसे उनको कपड़ा बनाना है, कपड़ा तो सब लोग पहनते हैं, ठीक है। कपड़ा बनाना, कपड़े लिए क्या रेशे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो रेशा इंडिया से लेके जाने लगे, और जब ये बना लेंगे, दूसरी बात, अब कपड़े को रंगना भी है, ऐसा तो ना फुल उजर के कपड़ा पहनी, ये जैसे मन तैसे, उसको रंगना भी पड़ेगा ना। किसी को लाल पसंद है, किसी को महरून पसंद है, किसी को हरा पसंद है, समझे, किसी को बैगनी पसंद है, तो उनके नीड के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार रंग देना पड़ता था, जिसके लिए नील की आवश्यकता पड़ती थी। तो भारत में नील की खेती करवाते थे हम लोग, और लेके जाते थे अपने यहाँ। बात समझे नहीं। नील का पेड़ होता है जी, उसको क्या करते हैं, जैसे सनई नहीं होता है, ढेंचा वैसा, उसी पर उसको काटा जाता है, काट करके फिर गर्म पानी में डाला जाता है, ठीक है। गर्म पानी होता है, गर्म पानी में उसको उबाला जाता है। जब वो उबल जाएगा तो फिर उसको पैर से उसको दबाया जाता है, बहुत मेहनत होता है, तो इसमें रंग आता है धीरे धीरे। उस रंग को ड्रम में भर करके फिर बेचा जाता है। बहुत बहुत कठिन प्रक्रिया है, बात समझे नहीं। और ये सब कच्चे माल हमारे यहाँ से लेके जाते थे, और वहां से जैसे मान लो कपड़ा ये रेशा लेके गए, और वहां पर क्या किए, कपड़ा बना दिए, कपड़ा बना करके भारत भेजे, ठीक। भारत की ही वस्तु फिर भारत में ही आ गई, बात समझे। फिर हमसे क्या किए, हमसे ज्यादा पैसा लेकर के उस वस्तु को बेचते थे, बात समझे नहीं। जैसे हमारे यहाँ से कच्चा माल लेके गए ना, कच्चा माल ले जाना, कपड़ा बना करके फिर हम ही को बेचेंगे, तो हम उनका क्या, हम उनके मार्केट बन जाएंगे। अपने यहाँ जूता चप्पल ये सब बनाएंगे, हमारे यहाँ ले आके बेचेंगे, बात समझे नहीं। और खूब ढेर सारा मुनाफा कमाएंगे। हमारे यहाँ से सोना चांदी सब, जब पैसा नहीं बचता आदमी क्या करता है, सोना चांदी देता है ना, तो अपना सोना चांदी सब कुछ, मतलब इंडिया को कंगाल कर देंगे पूरी तरह, बात समझे। तो यहाँ से देखो, मैंने बताया कच्चे माल की आवश्यकता थी, और जब कंपनी लगाएंगे तो उसमें आदमी जरूरत पड़ेगा ना, आदमी इंग्लैंड से लेके आएंगे। अरे जब कंपनी लगाएंगे यहाँ पर, तो कंपनी में काम करने वाला आदमी कहाँ से आएगा, भारतीय तो रहेंगे, तो उनको कम पैसा दे करके अधिक कम लिया जाता था, बात समझे नहीं। इस तरह से अपने काम को सफल करने के लिए उन्होंने क्या किया, भारत को उपनिवेश बना। उपनिवेश को लोग जानते हो क्या होता है, अब तुमको पहले उपनिवेश बताता हूँ। देखो, जैसे मैं हूं और आप है, मैं मान लीजिए मैं अंग्रेज नहीं हूं, ठीक है, अंग्रेज वो है, चलिए कोई भी है, मैं मान लो अंग्रेज हूं, चलो मैं यहां पर आया और आपके ऊपर अधिकार कर लिया, ठीक है। आप लोगों से काम करवाया खेत में, आप ही लोगों का अनाज ले जा करके मार्केट में बेच दिया, ठीक। इस तरह से आप हमारे हो गए उपनिवेश। आई बात समझ में, जो गुलाम देश हो जाता है उसको उपनिवेश कहा जाता है, बात समझे नहीं। तो भारत क्या हुआ, इंग्लैंड का उपनिवेश हो गया, कुछ बात समझ में आई। इस तरह भारत उपनिवेश हो गया, और मुख्य राज्य कौन हो गया, इंग्लैंड हो गया।
इसी को उपनिवेश कहा जाता है। अंग्रेज क्या है, देखो भारत में नील, पटसन, पटसन जानते हो, सनई, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा, ये सब, कहवा मतलब कॉफी, ये सब पैदा करते थे और खूब व्यापार करते थे, विदेश में ले जाकर के बेचते, खूब मुनाफा कमाते थे। हमारे यहाँ से ले जाकर के अफीम चीन को बेचते थे। आए बात समझ में नहीं, जिसको ओपियम कहा जाता है, अंग्रेजी में नाम है ओपियम इसका। नील ले जाकर के बेचते थे, मैंने बताया कपड़ा बड़ा रहने की आवश्यकता पड़ती। गन्ना, गन्ना क्या करते थे, चीनी बनाते थे, फिर इसको मार्केट में बेचते थे। हमारे यहाँ गन्ना ले जाकर के बेचते थे और हम ही को बेचते थे चीनी, हमको पता नहीं चलता था आता कहाँ से है। हमारा बहुत नुकसान होता था उससे। अगर हम ही बनाएंगे तो हम लोग हाथ में रोजगार आएगा, पैसा मिलेगा, हम लोग मार्केट बेचेंगे उसको। जब दूसरा कोई ले जाके बेचेंगे, हमारे घर से पैसा जाएगा ना। कितना पैसा रखे हैं, उसका लिमिट है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर दाल भात रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे। चाय है, पहले चाय हम लोग नहीं पीते थे, पहले हम लोग दूध दही वाले हैं ना, हम लोग दूध दही मिल जाए मस्त। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, पूरी कहानी ध्यान समझो, बड़ा मजा आएगा तुम लोगों को। सबसे पहले क्या किए, देखो अभी जैसे यहाँ पर मतवार में ढेर सारी दुकान खुल जाए, यही स्कूल के लाइन ऐसे खुल जाए, देखो ऐसे पूरा दुकान खुला हुआ है। ये चाय है, ये कॉफी है, चीनी है, नील है, ठीक है, गन्ना है, ये सब बेचा जा रहा है। ध्यान सुनो, ये लड़की बात मत करो है? अब कोई यहाँ पर सब अंग्रेज खड़े हैं, यहाँ पर गोरे गोरे लोग खड़े हैं। अब यहाँ से मतवार वाले इधर से जा रहे हैं रोड से, देखे फ्री, फ्री लिखा है, उठाओ सब ले गए अपने अपने घर, पिए, थोड़ा सा मजा आ गया। दूसरे दिन फिर पिए और मजा आ गया, तीसरे दिन पिए और मजा आ गया। जब 10 दिन के बाद आके देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर सामान रखा है उसमें लिखा है 10 रुपये पैकेट। 10 रुपये पैकेट। अब उनको आदत पड़ गई है ना, कहेंगे अरे 10 रुपये जाते चलो ले लो, ठीक। फिर अगले दिन 20 रुपए, 30 रुपए, इस प्रकार से क्या हो, वस्तु महंगी होती चली गई और भारतीय लोग उसके आदी होते चले गए। आज बहुत कम लोग होंगे जिनके घर में चाय नहीं बनती है, नहीं तो चाय के सब लोग आदी हो गए हैं। घर में चाय बनता है, लोग पीते हैं। तुम लोग कलेवा खाते होगे, ठीक है। तो हाँ, चाय बहुत अच्छी चीज नहीं है। और अफीम क्या हुआ, देखो अफीम साथ क्या हुआ था, वो देखो, वो कहानी देखो। ये पूरा दुनिया है और ये हमारा प्यारा भारत है, चीन है, ठीक है, और यहाँ इंग्लैंड है। इंग्लैंड वाले आए भारत में, भारत में अफीम पैदा होता था और अफीम ले आके बेच दिए चीन को। चीन में अफीम नहीं होता था, समझे। चीनी जो होते हैं, चीनी मतलब जो चीन के लोग हैं, चीनी मतलब शक्कर नहीं, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, आंख गोल गोल होती है, पीले रंग के होते हैं और बड़े छटपट होते हैं। अंग्रेजों को लगा इनको पहले अफीम पिलाओ, पहले नशेड़ी बना दो। जब एक बार वो लोग अफीम खा लिए तो उनको 24 घंटे भी होश। जब आँख खुली तो बड़ा मजा, अरे वाह, कोई गम ही नहीं, ठीक। तो सोचा कि ये क्या है यार, और भी एक बार और खाते हैं। फिर खाए, फिर और मजा आ गया, ऐसे झूमते झूमते चलने लगे। फिर खाए, वो कहा करे खा लेते जो ऐसे ऐसे चले जाना। वो भी दूसरों खाया, वो मजा आ गया, वो ऐसे झूमते झूमते चलने लगा। तीसरों खाया। इस प्रकार से चीन में बहुत सारे लोग अफीम खाने लगे। अब भारत से बहुत ज्यादा अफीम जाने लगा चीन। कौन भेजता था, अंग्रेज। मुनाफा कौन कमाता था, अंग्रेज। भारतीय लोग बहुत कम पैसा मिलता था, लोग केवल खेती करते, थोड़ा बहुत मिल जाता था। इसीलिए युद्ध हो गया चीन से और इंग्लैंड से, युद्ध हो गया। तो हमारे यहाँ अफीम क्यों भेज रहे हो, हमारे बच्चे, हमारे देश के लोग जो है अफीमची होते जा रहे हैं। अफीमची मतलब अफीम के शिकार होते जा रहे हैं। इसीलिए युद्ध हुआ 1842 1843, उसको कहते हैं फर्स्ट ओपियम वार, सेकेंड ओपियम वार, मतलब पहला अफीम युद्ध, दूसरा अफीम युद्ध। अब खूब अफीम बेचे यहाँ पर, पूरा नशे में लिप्त हो गए सब। बात समझे कि नहीं, नशा जल्दी छूटता नहीं है, बात समझे कि नहीं। इस तरह से कहवा, कॉफी, ये सब मतलब ये उगा कर क्या किए, विदेश में बेचते थे। यातायात के लिए देखो क्या होता था, यातायात के लिए एक्चुअली ये माल कैसे पहुंचेगा वहां पर, कपार पर लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, रेलगाड़ी में भर के लेके जाएंगे, ट्रक में भर के लेके जाएंगे,
मतलब जिस भी संसाधन से लेकर के जाएंगे उसके लिए रोड की जरूरत पड़ेगी ना, रोड की जरूरत पड़ेगी। तो रोड में जो भी वस्तुएं लगती हैं जैसे गिट्टी, बालू, सीमेंट, ये सब जरूरत पड़ेगी रोड बनाने में। इस रोड को तो नॉर्मली बना दिया गया है, वो सब रोड देखो सीमेंटेड बनाए गए हैं। जो हलिया वाला, ये वहां से जब जाओगे ये रीवा और ये वाला मार्ग लालगंज से होते हुए गया मिर्जापुर, फिर बनारस से होते आगे, वो सीमेंट से बना हुआ है। ठीक है, तो इन सब जरूरत पड़ती है। तो लोहे की जरूरत पड़ती है, तो लोहा वहा कच्चे माल के रूप में इंडिया से निकाला जाएगा, फिर उसको रेलवे लाइन बनाएंगे, फिर इसके बाद एक जगह दूसरी जगह भेजा जाएगा। बस में नहीं, यातायात के लिए ये लोहा, कोयला, ये सब की जरूरत पड़ेगी ना। पहले जब रेलवे पटरी बिछाई जाती थी उसके नीचे लकड़ी लगाई जाती थी, अब सीमेंट बालू का पिलर लगाया जाता है, खंभा लगाया जाता है, पहले लकड़ी लगाया जाता था। बात में नहीं, इसका व्यापार करना चाहते थे क्योंकि इसकी बहुत मांग थी। क्या समझे? उन्हें अधिकारी की जरूरत थी भारत में लोगों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए। देखो कैसे इसको बताते हैं आपको। देखिए, जब अंग्रेज कर्मचारी आए इंडिया में, तो जैसे मान लीजिए इनकी एक कंपनी है, कंपनी में काम करना है तो ढेर सारे भारतीय रहेंगे, तो भारतीयों के ऊपर जो नियंत्रण स्थापित करेगा वो अंग्रेज रहेगा। ठीक है, अंग्रेज रहेगा। अंग्रेज आएगा घोड़ा से टिक 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 करते हुए, यहाँ पर ढेर सारे भारतीय काम कर रहे हैं बेचारे। ठीक है, देखेगा कौन काम सही नहीं कर रहा है, उनको रिक्वेस्ट नहीं करेगा क्यों सही नहीं काम कर रहे हो, सीधा उनके ऊपर कोड़ा बरसाया जाएगा, मारा पीटा जाएगा। कोड़ा बरसा जाती हो, सोटा होता है, उससे पिटाई होगी, समझे? बहुत बुरी तरह मारते थे। इस तरह से भारत पर क्या किए, पूर्ण रूप से कब्जा जमाए। भारत ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ती रही, जिसके लिए सैनिक की आवश्यकता पड़ने लगी। अब देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम है लॉर्ड क्लाइव और दूसरे व्यक्ति का नाम है डुप्ले। ठीक है, नया याद हो क्यों नाम रख दिया है। ठीक, जो ज्यादा गोर हो उसके लॉर्ड क्लाइव नाम रख दिया है, जो थोड़ा सा कम गोर हो डुप्ले। ये फ्रांस का है और ये अंग्रेज है। ठीक है, अंग्रेज ज्यादा गोरे थे। कोई बात नहीं, तुम उतना गोरे नहीं हो अंग्रेज बोलते। लॉर्ड क्लाइव ये था इंग्लैंड का, ये था फ्रांस का। बात समझ नहीं? अब देखो, ये देश हमारा, ये आए हैं इंग्लैंड से, आए हैं फ्रांस से, आकर के हमारे देश में लड़ रहे हैं। ठीक, ये क्षेत्र हमारा, ये क्षेत्र हमारा है। हमारे राजे महाराजे बैठ करके देख रहे हैं टुकुर टुकुर। जानते हो कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि इनके गुलाम हो चुके थे। क्यों गुलाम हुए थे अभी बताएंगे थोड़ी देर में आपको। देखिए, भारत के राज्य में विदेशी कंपनियों की सेना। एक्चुअली क्या हुआ, जब भारतीय राजे महाराजे आपस में लड़ने लगे, ध्यान समझो, भारतीय राजे महाराजे आपस में लड़ने लगे। क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे मेरा क्षेत्र है, वो राजा कहता था मेरा क्षेत्र है, दोनों आपस में लड़ जाते थे। ये लोग क्या करते थे, मदद करते थे। जैसे ये दो राजा हैं, ठीक है, ठीक, ये मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, इनका क्षेत्र ये है, इनका क्षेत्र ये है। ये आया कह रहा ये हमारा क्षेत्र है, यो हमारा क्षेत्र, ये कह रहा चल यो हमारा क्षेत्र, यो हमारा क्षेत्र। तब क्या हुए, तब लड़ाई हुई ना हुई। अब जब ये लोग आपस में लड़ेंगे तो ये दोनों आएंगे, कहेंगे अरे चल हम तो मदद करते हैं, सेना दे तुमको, चिंता मत करते, जो लड़ हम सेना भेज देते। ये कहे अच्छा तो तेरे पास है, मेरे पास समझे? ये साथ देंगे इसका, ये साथ देंगे इसका, दोनों होगा भयंकर युद्ध, जिसमें 3 युद्ध हुआ, जिसको कहते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध में देखो एक्चुअली कारण कुछ और ही था, परंतु यहाँ पर राजे महाराजे लड़ रहे हैं, इसमें लोग हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। ये देखो, भारतीय राजाओं अपने अपने अधिकार से बढ़ाने के लिए होड़ मची हुई थी, जिसे कंपनियों को सैनिक सहायता, यही सैनिक सहायता प्रदान करते थे लोग। बात समझ नहीं? ये लोग आपस में लड़ने, तो तुमसे क्या मतलब है? तुम बाहर जाकर कह रहे चलो हम तो मदद करते, यो खुश हो हम मदद करते, चलो हमने मिल के मारा।
तो ये आया कह रहा चल हम तो के सहायता करते, हमने मिल के मारे। ये लोग लड़ गए आपस में। तो एक में प्रथम कर्नाटक युद्ध में ये वाला जीत गया जिसका डुप्ले सहायता कर रहा था, पर दूसरे कर्नाटक युद्ध में ये जीत गया। और जब ये जीत गया, चंदा साहब था उसका नाम, इसका भनोई था, ये मारा गया, समझे, उसकी हत्या कर दी गई। ये कहानी बहुत बड़ी है, अभी मैं आपको बताऊंगा। आप लोग सुनते सुनते अभी इस बार सोने लगेंगे, इसलिए मैं पूरी कहानी बताऊंगा। अभी सोने लगते हैं सब, ठीक है। देखिए, यूरोपीय सेना के पास बेहतर नौसेना, मैंने आपको, ये यूरोपीय सैनिक है सब, बात में नहीं, इनके पास बेहतर नौसेना, बंदूकें और तोपें थी, ठीक। जब तक भारत रास्ता लेके घोड़ा दबाए, कहानी खत्म। दूरिये सारा तरवा ले, उधर उधर ही आ जाओगे। ढेर सारा सैनिक आ रहे, एक तोप छोड़ दो, खत्म। इसीलिए इनकी सहायता लेते थे सब। राजाओं के सैनिक ताकत बढ़ाने के बदले कंपनियां उनसे व्यापार में कई रियायतें रखने लगी। अच्छा बताओ, तुम बताओ, इधर देखो, ये इनकी सहायता क्यों करेंगे बताओ? अब ये इनकी सहायता क्यों करेंगे? जब ये जीत जाएंगे ना, ये खूब खुश होंगे। इनका नाम है सआदत अली खान, ठीक है। और सआदत अली खान ने एक, इनका उत्तराधिकारी था, इसका नाम था दोस्त अली। दोस्त अली, ये है दोस्त अली। ये बन गया यहाँ का नवाब, हैदराबाद का, ठीक है। और कर्नाटक क्षेत्र में बन गया दूसरा नवाब। दोनों में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हो गया। ये कहेंगे चल हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तुम लड़ो खाली। जब ये जीत गए तो जानते हो क्या कहते हैं? अपने क्षेत्र का ढेर सारा राज्य को दे दीजिए, आप गवर्नर हो गए हमारे। और ये जीतेंगे तो लॉर्ड क्लाइव को ढेर सारा क्षेत्र मिल जाएगा। बात समझे? तो इसलिए ये लोग चाहते थे इनका साथ देंगे तो हमको व्यापार करने के लिए रियायत देंगे। बस पहले टैक्स लगता था, तो टैक्स में छूट प्रदान कर दिए, जाइए आपको इतना छूट है, मैं जीता हूँ, आपने हमारी सहायता किया, ये लीजिए आपको उपहार। होता है कि नहीं? इसलिए यहाँ पर क्या किए, कई रियायतें रखने लगे। भारत, देखिए भारत में जमीन लेकर, ध्यान समझो, भारत में जमीन लेकर कंपनियों ने अपनी किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया। और इनके द्वारा दक्षिण के राज्य कर्नाटक में 1746 से 1763 के बीच 3 युद्ध हुए। देखो एक्चुअली जब इनकी सहायता की है, जैसे इन्होंने क्या किया, ये हमारे ये वाला क्षेत्र है, अपने अधिकार में लिए अंग्रेज, और इसका क्या करेंगे, चारों तरफ किलेबंदी कर देंगे। किलेबंदी क्यों किया जाता है? इनको सुरक्षा देने के लिए, ताकि इनकी मतलब इनको पूरा सुरक्षा किया जा सके और कोई इस पर आक्रमण न कर सके। इससे राजा महाराजा भयभीत नहीं होते। क्यों? क्योंकि क्षेत्र हमारा है और किलाबंदी कोई और कर रहा है, तो इससे क्या होगा, भविष्य में ये होगा हम ही को न मार दे। और यही हुआ, बात समझ ना, यही हुआ। बाद में इनकी सहायता किया, ये जीत के इन्हीं को मारा गया। बात समझे? इसीलिए नो बिलीव, किसी ऊपर विश्वास नहीं है। जब भी काम आएगा घर का ही आदमी काम आएगा, बाहर का आदमी काम नहीं आएगा, ये बात समझ लो। रात में अगर तुम्हारे घर में आग लगेगी ना, तो दूर का आदमी नहीं आएगा, वो पड़ोसी बुझाए। सांप काट ले, पड़ोसी ले जाए, दूर का आते आते तब तक मर जाओगे। इसीलिए पड़ोसी से बैर नहीं रखना चाहिए। झगड़ा पानी अपनी जगह है, थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, इसका मतलब थोड़ी ना 2-3 पीढ़ी तक उसके साथ बोलो मत, ठीक है, खान पान बंद कर दो, ये होता है ना। यस सर, गाँव में से बहुत सारा है। और छोड़ इतना खा, चलो देखो 1746 से 1763 के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिससे कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। एक युद्ध हुआ जिसका नाम है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ, जिसमें फ्रांस की सेना अंग्रेजी सेना से हार गई। यही लॉर्ड क्लाइव, एक्चुअली डुप्ले क्या है ना, डुप्ले बड़ा ताकतवर आदमी था। डुप्ले को फ्रांस के राजा ने बुला लिया, तुम आओ हमारे यहाँ। डुप्ले चला गया, इसके स्थान पे एक व्यक्ति है, उसका नाम था कैप्टन डी लाली। उसका नाम था कैप्टन डी लाली। कैप्टन डी लाली आया, लेकिन उसमें उतनी शक्ति नहीं थी कि इनसे युद्ध लड़ सके। कैप्टन डी लाली जो है वो हार गया और लॉर्ड क्लाइव जीत गए। जब लॉर्ड क्लाइव जीत गए तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, फ्रांस की सेना हार गई। जब फ्रांस की सेना हार गई, इसको वांडीवास से कहा जाता है, तो इसने बताया कि आज के बाद तुम शासन में कभी हस्तक्षेप नहीं करोगे, नहीं फिर तोड़ेंगे तुमको। कहा ठीक है महाराज।
क्या करें, कैसे खाली व्यापार करना हो व्यापार करो, नहीं यहाँ से भाग जाओ। तब फ्रांस की सेना केवल व्यापार कर रही थी, शासन से हट गई वांडीवास के युद्ध के बाद। ठीक है, देखो यहाँ पर आया होगा वांडीवास, ये बात समझ नहीं, ये केवल व्यापारिक कार्य करने लगे, बाकी सैनिक कार्य इनका काम खत्म हो गया। राजा बनने का सपना चूर चूर हो गया। क्यों? उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो वहां पर फ्रांस में है कहानी। ठीक है, फ्रांस में, और वहां भी युद्ध चल रहा था उस समय। ठीक है, वहां पे एक संधि, उसको कहते हैं एक्सला-शापेल की संधि। एक्सला-शापेल एक जगह है, एक्सला-शापेल की संधि में क्या हुआ, फ्रांस की कुछ शर्तें थी अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों ने उस शर्त को मान लिया, जिसके कारण भारत में युद्ध समाप्त हो गया। नहीं समझ पाया तुम लोग कहानी, अभी कहानी समझाते हो। देखो ये पूरी दुनिया है, ठीक है, हाँ धीरे धीरे दुनिया बड़ी हो रही है। ये है इंडिया, ठीक है, ये यहाँ पर देखो ब्रिटेन है और यहाँ पर फ्रांस है। फ्रांस और ब्रिटेन में उत्तराधिकार को लेकर के तनातनी हो रही है। ध्यान से देखो, कहानी समझो। झगड़ा हो रहा है यहाँ और प्रभाव पड़ेगा यहाँ इंडिया में। जब यहाँ उत्तराधिकार लेकर के समस्या उत्पन्न होगा तो यहाँ कहेगा अंग्रेज, आओ तुमको इंडिया में मिलते हैं, चलो इंडिया में आकर के लड़ी, दोनों लड़ गए। फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर उत्तराधिकार का समस्या समाप्त हो गया। जब यहाँ उत्तराधिकार का समस्या समाप्त हो गया, यहाँ युद्ध समाप्त हो गया। लोग सोचते हैं खाली यही युद्ध हुआ, यहाँ से नहीं, यहाँ से मतलब है। बात समझे कि नहीं? झगड़ा यहाँ होगा, प्रभाव यहाँ पड़ेगा। और यहाँ पर क्या हुआ, एक संधि हुई थी, उसको कहते हैं एक्सला-शापेल की संधि। इसी के द्वारा क्या हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था। क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हुआ था, उत्तराधिकार का जो समस्या था वो समाप्त हो गया। समझे? इसको कहते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध, 1746 से 1748 का हुआ। फिर इसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। क्यों ये हुआ वो समझो। इसी बीच क्या हुआ, यहाँ पर फ्रांस में और ये इंग्लैंड में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया था। सप्तवर्षीय युद्ध लोग जानते हो? सात सप्तवर्षीय युद्ध ये चल रहा था यहाँ पर, ठीक है, जिसके कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हो गया। इंडिया के जो राजे महाराजे थे वो भी आपस में लड़ रहे थे, और जो कैप्टन डिलाली थे उस समय बना दिए गए थे, यहाँ इंडिया भेज दिए गए थे। डुप्ले को बुला लिया गया था फ्रांस में, ठीक है, जिसके कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज जिसकी तरफ होंगे वो जीत जाएंगे, जिसकी तरफ फ्रांस होगा वो हार जाएगा। देखो प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध में ये इंडिया के राजा है दोनों, और ये इंडिया के राजा हो गए। इसका साथ देके फ्रांस साथ दिया इसका, इधर अंग्रेज। प्रथम कर्नाटक युद्ध में ये जीत जाएंगे, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में ये जीत जाएंगे। बात समझे नहीं? जिसके कारण क्या होगा, अंग्रेज बहुत सारा क्षेत्र ले लेंगे, ठीक है। देखो 1749 से 1754 तक चला द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक चला, और इसी बीच में 1756 से 63 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बल भर कूटा। बात समझ नहीं? बल भर कूटे। जब बल भर कूटे तो फ्रांसीसी यहाँ से कहे कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, आप ही राजा आप ही रहिए, क्यों हमको व्यापार करने दीजिए। क्या समझे? कुछ बात समझ आई? देखिए ये बात मैंने आपको बताया, हैदराबाद जो क्षेत्र था वो मुगलों के क्षेत्र में था, परंतु एक व्यक्ति आया, उसका नाम था निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क ने क्या किया, मुगलों से नाता तोड़ लिया। अगर मुगलों से नाता नहीं तोड़े होते तो ये क्षेत्र काफी ताकतवर रहा होता। ये मुगलों से नाता तोड़ लिया, देखिए मुगलों से स्वतंत्र हो गए ना। उसी प्रकार सआदत उल्लाह खान कर्नाटक के नवाब से, देखिए कर्नाटक को हैदराबाद से अलग कर लिए, जिसके कारण अब यही जो सआदत उल्लाह खान है कर्नाटक के संस्थापक माने जाते हैं। बात समझ नहीं? तो जाओ तुम लोग खाना खा ली, क्या हुआ, जाओ। सआदत उल्लाह खान ने
कर्नाटक को स्वतंत्र कराया। अब कर्नाटक का संस्थापक किसको माना जाता है? सआदतुल्लाह खान को। नाम है नाम इनका, बात समझे नहीं? यही सआदतुल्लाह खान ने क्या किया, अपना उत्तराधिकारी दोस्त अली को बना दिया, जिसके कारण निजाम मुल्क नाराज हो गया। इतना नाराज हुआ दोनों में युद्ध की नौबत आ गई और 3 युद्ध हुआ। बात समझ आई? अब देखो इधर देखो लिखा होगा दोस्त अली कहीं होगा 1740 में कर्नाटक के नवाब के पद को लेकर संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसमें यूरोपीय कंपनियां हस्तक्षेप करने लगी। ठीक है, और यूरोपीय कंपनियों की मदद से वहां पर जो उत्तराधिकारी नियुक्त होते थे नियुक्त होने लगे। राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से खतरा क्या हुआ वो सब। ठीक है, राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से क्या खतरा होने लगा, इसको मिटाते हुए बताते हैं। देखिए, अस्त्र शस्त्र सैनिक बल व किले बंदी के सहारे होने वाला व्यापार अब साधारण नहीं रह गया। भारत के राजाओं और नवाबों को अब खतरा महसूस होने लगा। ऐसा क्यों? देखो, जैसे ये भारतीय राजे महाराजे हैं सब, जब अंग्रेज इनकी सहायता करना शुरू करेंगे तो इसे थोड़ा शुरू करें। कभी अंग्रेज बिना फायदे कोई काम नहीं किए हैं, अपना फायदा देखते हैं हमेशा। अपने फायदे के चक्कर में ये जो अंग्रेजी भारतीय राजे महाराजे हैं ये समझ नहीं पाए उनको। इनको कहे कि तुम हमारी सैनिक अपने पास रखो, तुम्हारी सुरक्षा करेगी। बदले में क्या, तो ये राजा बोल रहे हैं बदले में क्या जरूरत पड़ी, फिर इनकी जो सैनिक है इनका खान खर्चा दे दीजिएगा और ये आपकी सुरक्षा करेंगे। जब जैसे मान लो यहाँ पर इतना क्षेत्र पे सैनिक आ गए, तो अंग्रेजों ने कहा कि ये हमारे सैनिक यहाँ पर रहते हैं इसलिए ये क्षेत्र हमारा है, हड़प लिए। बात समझे कि नहीं? फिर इस क्षेत्र में सैनिक रख दिए, कहे कि इस क्षेत्र में हमारे सैनिक रहते इसलिए क्षेत्र हमारा है। राजा विरोध नहीं कर पाएगा ना, विरोध करेगा तो उसको कूट देंगे। बात समझ नहीं? पहले थोड़ा सही से मिलाए, बाद में जब विरोध करना शुरू करेंगे पिटबो करेंगे इनको। अभी तुमको बताते हैं, अभी थोड़ी देर में खाना खा के और तब बताते हैं, अभी इसमें नहीं है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में राजाओं का फायदा उठाना। क्या क्या फायदा उठाते थे? देखो, जब अंग्रेजों से भारतीय राजे महाराजे हार गए तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, अंग्रेजों ने उनके सामने शर्त रखी। शर्त ये रखी कि हमारी कंपनी जहां जहां व्यापार करेगी, जहां वस्तु बेचेगी, वहां पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। समझे? पहले कर देना पड़ता था। जैसे इंडिया में कोई वस्तु आई तो यहाँ पर टैक्स देंगे, जिसके कारण वस्तु दाम महंगा हो जाएगा, तो भारत में कम बिकेगा। जब भारत में कम बिकेगा तो हमारे लोग हमारी वस्तु खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर टैक्स फ्री कर दिया और मनवा लिया अपनी बात। इसका फायदा कई अंग्रेज उठाते थे। जैसे कंपनी का माल बताते थे, जैसे मान लो यहाँ से ट्रक से माल जा रहा है, ठीक है, और यहाँ इसमें माल लदा है दूसरे का, समझो, माल लदा है दूसरे का, लेकिन बता दे कंपनी का माल है, चलो हटाओ, ठीक है, यहाँ टैक्स नहीं दिया, आगे बढ़ गए, इससे बहुत मुनाफा कमाने लगे सब। उसी प्रकार से भारतीय भी कई लोग थे इसमें, अपना माल लेके जा रहे थे और जब कोई रोका, पुलिस वाले कोई रोके, कहाँ लेके जा रहे हो, इसका टैक्स कहाँ है, रसीद दिखाओ, कह रहे ये कंपनी का माल है इसलिए इसमें कोई रसीद नहीं है। इसका फायदा बहुत सारा उठाने लगे। यहाँ पर देखो, यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे, वे अपने माल को कंपनी का माल बता देते थे, ठीक है, और कर देने से बच जाते थे। इस तरह कंपनी तथा व्यापारी दोनों मालामाल हो गए, दोनों खूब फायदा उठाए। कई भारतीय व्यापारी व सेठ जो कंपनी की मदद करते थे वे भी कर देने से बच जाते थे, वे भी मैंने बताया उसी तरह ये भी बच जाते थे, बिना टैक्स दिए निकल जाते थे। कंपनी की आड़ में राज्यों को लूटपाट हो रही थी, मतलब बताए थे कंपनी का माल है और खूब लूटपाट चालू था, लूट खसोट खूब चालू था, खूब शोषण होता था। कंपनी उसमें नहीं थी, कंपनी जो एजेंट थे वो लोग लूट करते थे। कंपनी का मतलब यह है जो ब्रिटेन के राजा के अधीन था, बात समझ नहीं, और जो वहां यहाँ जो कर्मचारी थे वो कर्मचारी लूट घसोट करते थे। भारतीय भी खूब लूट घसोट करते थे, खाली मौका मिलता था बस, आज भी करते हैं, ठीक है। कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती, देखिए कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती से बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश करती थी,
एक्चुअली देखो यहाँ पर जो माल पैदा होता था बहुत कम दाम पर लेते थे और यहाँ से लेके जाते थे इंग्लैंड और यहाँ बना करके लेके आते थे इंडिया। पहले कम दाम पर खरीदते फिर अपना माल ले आके खूब ऊंचे दाम पर बेचते थे, खूब मुनाफा कमाते थे। वास्तविक नहीं, इस तरह इन्होंने क्या किया, भारतीय क्षेत्र में अपना पूर्ण रूप से दबदबा बना दिया। कोई दिक्कत है? अभी मैं आपको बताऊंगा प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध इसीलिए हुआ था। एक व्यक्ति था उसका नाम था सिराजुद्दौला और एक व्यक्ति था उसका नाम था मीर कासिम। अंग्रेजों ने देखो किस प्रकार से हस्तक्षेप किया। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, मीर कासिम उसका सेनापति था। सिराजुद्दौला के जो सेनापति मीर कासिम थे, अंग्रेज सिराजुद्दौला को अंग्रेज ने क्या किया, मीर कासिम को मिला लिया। जब अंग्रेजों ने मीर कासिम को मिला लिया तो जब सेनापति ही मिल गया तो युद्ध कौन करेगा? जरा देखो कैसे कैसे हुआ प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध ये हुआ 1757। ठीक है, देखो जिस प्रकार से अंग्रेजों ने लूट घसोट करना शुरू किया उसी बात को बता रहा हूं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ये बना बंगाल का नवाब। ठीक है, और अंग्रेज इससे बहुत चिढ़ते थे। कारण क्या था? क्योंकि अंग्रेज चाहते थे सिराजुद्दौला अपने क्षेत्र में उनको अपना व्यापार करने दे और ढेर सारा मुनाफा कमाने। ऐसा सिराजुद्दौला होने नहीं दे रहा था क्योंकि सिराजुद्दौला भी ताकतवर था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, देखो कल मैंने आपको बताया था साम दाम दंड भेद कुल नीति अपनाते थे अंग्रेज, साम दाम दंड भेद। तो उसने क्या किया, सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर को बुलाना शुरू किया। जानते हो क्यों? क्योंकि मीर जाफर सेनापति है और मीर जाफर खुद शासक बनना चाहता था, बंगाल का नवाब बनना चाहता था। ध्यान समझो, मीर जाफर बंगाल का खुद नवाब बनना चाहता था जहां पर सिराजुद्दौला नवाब है। बात समझे? अब मीर जाफर मिल गया अंग्रेजों से मिल गया। जब प्लासी एक जगह है वहां पर बंगाल में, जब प्लासी के मैदान में लोग इकट्ठा हुए, इधर अंग्रेजी सेना है, ये देखिए ये अंग्रेजी सेना खड़े हैं सब, ढेर सारे अंग्रेजी सेना सब खड़े हैं। इधर सिराजुद्दौला की सेना है पूरा। ठीक है, अब यहां पर सेनापति इसका नाम मीर जाफर। सिराजुद्दौला आया, कह रहा है मीर जाफर से युद्ध करो, लेकिन मीर जाफर तो अंग्रेजों से पैसा ले लिया है। तो ये बताओ युद्ध करेगा मीर जाफर? नहीं, मीर जाफर ऐसे खड़ा था, ऐसे क्या करे से सुनाई नहीं दे रहा है। सामने से बताओ युद्ध हो रहा है, ये खड़ा है ऐसे। इसको लगा कि कुछ दारू काला है। सिराजुद्दौला यहाँ से भाग गया। भाग रहा था तब तक इसका मीर जाफर का लड़का था, मीर जाफर का लड़का सिराजुद्दौला का पीछा किया और फिर इसको पकड़ के इसकी हत्या कर दी। सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर ने ही कर दी, मीर जाफर का लड़का कर दिया। समझे? इतना गद्दार था। ऐसा गद्दार में क्या करोगे? यही सेनापति सिराजुद्दौला के ही सेनापति था, इसका लड़का सिराजुद्दौला हत्या कर दिया। अब बनेगा नवाब मीर जाफर। अब ये अंग्रेजों की कठपुतली बन जाएगा, नवाब बन गया मीर जाफर। मीर जाफर जब मीर जाफर नवाब बन गया तो बताओ अंग्रेजों ने इसको नवाब बनाया है, क्या हुआ? मन नहीं लग रहा है? मीर जाफर जब नवाब बन जाएगा ऐसे कंडीशन में क्या होगा? अंग्रेजों ने इसको बनाया है ना, तो अंग्रेजों के अनुसार काम करेगा ये। ठीक है, हाँ, जो कहेगा वो करना पड़ेगा इनको। परंतु बेचारा करते करते थक गया, खूब पैसा वसूले इससे। एक दिन इसके मन में आया अब न कर देगा काम, में कौन देगा। तो अंग्रेजों ने इसको गद्दी से हटा दिया, हट गए।
इसका दामाद था, उसका नाम था शुजा-उद-दौला, नहीं मीर कासिम, सॉरी मीर कासिम। अब ये बन गया नवाब। इनको हटा दिया गया गद्दी से, इनको हटा दिया गया और बन गया मीर कासिम नवाब। इसी का दामाद है, मीर जाफर का दामाद है, ठीक है। ये क्या बन गया है? नवाब। ठीक, इसका दामाद है, चलाक हो ही करेगा, तभी तो दामाद बन गया। मीर कासिम बहुत चलाक था, अंग्रेजों की नीतियों से वाकिफ था, पहले से ही जानता था। अंग्रेज चाहते थे जैसे इनसे काम लेते थे वैसे इनसे भी काम ले, परंतु ये व्यक्ति बहुत चलाक था और ऐसा नहीं कर पाए। क्या हुआ देखो, जब इसके विरुद्ध, जब ये एक्चुअली क्या किया, मीर कासिम ने क्या किया, अपना जो राजधानी है वो परिवर्तित कर दिया, ठीक है। लेके चला गया मुंगेर अपनी राजधानी स्थापित, और किला का मरम्मत कराने लगा, सैनिक सत्ता स्थापित करने लगा, मतलब ताकतवर होने लगा। तो अंग्रेजों को लगा कि ये कर क्या रहा है। तब अंग्रेजों ने क्या किया, इसको हटाने का प्रयास किया। जब अंग्रेजों ने इसको हटाने का प्रयास किया तो ये व्यक्ति यहाँ से भाग गया और बन गया मीर जाफर, फिर नवाब बन गया। मीर जाफर फिर नवाब बनेगा, यहाँ बनाते हैं मीर जाफर पुनः नवाब बन गया, पुनः नवाब बन गया। अब देखो क्या होगा, अब फिर एक कठपुतली बन जाएगा, ये मीर जाफर फिर कठपुतली बन जाएगा। बात सुनी नहीं? और ये व्यक्ति भाग के आएगा हमारे जौनपुर बगल में एक क्षेत्र है अवध। यहाँ पर व्यक्ति, इसका नाम है शुजा-उद-दौला। अवध का नवाब है शुजा-उद-दौला। ये देखो सिराज-उद-दौला था, मतलब कंफ्यूज मत होना, शुजा-उद-दौला। अब मिल गए आकर के अवध के नवाब से, ठीक है। मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, दो लोग हो जाएंगे। और एक मुगल बादशाह, उसका नाम है शाह आलम। बात मत करो, शांत करो। शाह आलम, जाओ बोल दो, शांत रहे, ठीक है। देखो ये शाह आलम द्वितीय, ठीक है, ध्यान समझो। शुजा-उद-दौला, मीर कासिम, एक और व्यक्ति जो मीर कासिम, ठीक है। ये हो गए तीनों इकट्ठा हो गए। हुआ क्या देखो, एक तरफ लॉर्ड क्लाइव है, युद्ध होने जा रहा है। एक जगह है बक्सर, ये पटना में है। जब जौनपुर से आगे जाओगे गाजीपुर पड़ेगा, गाजीपुर का आगे बलिया पड़ेगा, बलिया का आगे बिहार पड़ेगा, तो वही बक्सर है, ठीक है। देखो ये है बक्सर का मैदान। अब होगा बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है। 1764 में हुआ था, 24 अक्टूबर 1764 में, 1764 बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में देखो ये तीनों लोग एक तरफ है, एक तरफ अंग्रेज है। ये तीनों लोग इतनी बहादुरी से लड़े, खुद ताकत से लड़े और अंग्रेजों से हार गए। ये तीनों लोग हार गए, तीनों शक्तियां एक साथ हार गई। जब तीनों शक्तियां एक साथ हार गई तो क्या हुआ, तो अंग्रेज पूर्ण रूप से, अब ये हुआ, अब भारत में कोई नहीं बचा है। मुगल बादशाह हार गया, मीर कासिम जो भाग के गया ते भी हार गया, और शुजा-उद-दौला भी हार गया, अवध का नवाब भी हार गया। मीर कासिम जब वहां युद्ध ये हुआ कि हार जाएगा तो बेचारा भगा, वहां से भगा जहां हुमायूं का मकबरा, जहां हुमायूं को दफनाया गया है दिल्ली में, ये हुमायूं का मकबरा है, यही सीढ़ी है, सीढ़ी पर आकर के भीख मांगने लगा। बहुत दिन तक यही था। कुछ दिन के बाद जब मतलब ये हुआ कि एक फकीर वहां पर रहते हैं, तो बाद में जब उसका झोला जब देखे उसमें आईडी था, इसका मीर कासिम का आईडी, क्योंकि मीर कासिम हमारा नहीं गया था। इनके साथ संधि कर ली गई थी, इलाहाबाद की संधि जिसको कहते हैं, इलाहाबाद संधि कर ली गई, अवध के नवाब साथ संधि कर ली गई। ये व्यक्ति वहां से भाग गया, ठीक है। कौन संधि हुई थी उसको बताता हूँ थोड़ी देर बाद, ये पूरा आप लोग बना लीजिए।
ठीक है, अंग्रेज जीत गए, जीत गए।